धनबाद से चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें होंगी स्थायी, रेल मंत्री ने दी सहमति। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने टीम झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान धनबाद और आसपास के क्षेत्रों की लंबित रेल जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता सकारात्मक रही और रेल मंत्री ने ज्यादातर मांगों पर सहमति जताई। उन्होंने धनबाद से चलने वाले कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित स्थायी परिचालन करने पर भी सहमति दी। सांसद ढुल्लू महतो की मांग पर रेल मंत्री ने धनबाद से 2 नई ट्रेन चलाने को मंजूरी दी। इनमें धनबाद से बेंगलुरु वाया बोकारो रांची व धनबाद से बक्सर के लिए सीधी ट्रेन शामिल है। वार्ता के दौरान सांसद ने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव कुमार धूबी स्टेशन पर करने की मांग की। इस पर रेल मंत्री ने यह प्रस्ताव संबंधित जोन को भेजने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही सांसद ने भागा स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण करने, खानूडीह आदरा रूट पर 2 जोड़ी तेज मेमू ट्रेन चलाने, बोकारो आसनसोल, बोकारो रांची आसनसोल, बोकारो चोपन, बोकारो धनबाद के लिए मेमू ट्रेन चलाने, स्टेशनों पर वाटर एटीएम व आरओ पानी की सुविधा, बोकारो रेलवे कॉलोनी का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव दिया। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि सभी प्रस्तावों को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा। साथ ही संबंधित मंडलों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। शिल्पी नेहा ने कहा, झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े 35,000 किसानों के खाते में कल जाएंगे 15 करोड़ 60 लाख रुपए। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की शिल्पी नेहा तिर्की ने जानकारी दी कि राज्य सरकार कल 12 दिसंबर को मोटे अनाज की खेती करने वाले लगभग 35,000 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित करने जा रही है। ये प्रोत्साहन राशि राज्य के उन किसानों के लिए है जिन्होंने 52,000 एकड़ में मिलेट यानी मोटे अनाज की खेती की है। विभाग की ओर से मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ घोषणा करना नहीं बल्कि जमीन पर बदलाव लाना है। मिलेट मिशन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपने वादों पर अमल करने में विश्वास रखती है। हम सिर्फ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। कांग्रेस विधायक के वायरल ऑडियो पर सियासत तेज, ममता देवी ने कहा आवाज उनकी नहीं। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो सदन के अंदर बाहर छाया रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी द्वारा अपनी ही पार्टी के मंत्री इरफान अंसारी पर लगाए गए गंभीर आरोपों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बाबूलाल मरांडी ने सदन में दावा किया कि उनके पास ममता देवी और इरफान अंसारी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें ममता देवी ने मंत्री को नर्सिंग कॉलेज को एनओसी देने के एवज में 5 लाख रुपए कमीशन लेने के बावजूद काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सदन से इसकी जांच कराने की मांग की। वायरल ऑडियो को कांग्रेस विधायक ममता देवी ने खारिज करते हुए कहा है कि जिस तरह से इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है वो हकीकत में नहीं है। कांग्रेस की बैठक में इस तरह की बातें नहीं हुई थी, खासकर पैसों के लेन देन को लेकर जिसे मीडिया में लाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ममता देवी के बचाव में कांग्रेस के विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले दिनों हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वो खुद मौजूद थे। इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी। 5 लाख रुपया कॉलेज के लिए दिए जाने की बात तो दूर, विधायक के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी जो गैर संवैधानिक हो। इन सब के बीच मीडिया में आई खबरों के बाद कांग्रेस विधायक ममता देवी का वायरल ऑडियो और आरोप को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में गंभीरता से लिया है और प्रभारी के राजू के द्वारा जवाब तलब किया गया है। रांची प्रशासन को हाईकोर्ट का आदेश, रिम्स पूरी तरह हो अतिक्रमण मुक्त, मरीजों की सुविधाओं पर भी जताई चिंता। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि रिम्स परिसर में चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान बिना रुकावट जारी रहेगा। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में दायर सभी हस्तक्षेप याचिकाओं को खारिज करते हुए जिला प्रशासन को कार्यवाही नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और बड़गाई सीओ कोर्ट में मौजूद थे। खंडपीठ ने अधिकारियों से रिम्स परिसर में अतिक्रमण की स्थिति और अब तक की कार्यवाही पर विस्तृत सवाल किए। प्रशासन की ओर से बताया गया कि पिछले आदेश के बाद से चरणबद्ध तरीके से परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कई लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर अभियान रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया है। हालांकि कैलाश कोठी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की गई है। डीआईजी ग्राउंड के पास स्थित इस भवन को हटाने पर पिछले दिनों कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाई थी। रिम्स में उपचार की खस्ताहाल व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट पहले
ही जनहित याचिका दर्ज कर चुका है। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई में कहा कि रिम्स को व्यवस्थित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध मरीजों की सेवा से है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने परिसर के सभी अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। उसी के आलोक में अब प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। बता दें, प्रार्थी ज्योति शर्मा ने भी रिम्स की खराब व्यवस्था को लेकर अलग से जनहित याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट गंभीर रूप से विचार कर रहा है। डॉक्टर से मांगी दवा, फिर बनाया बंधक और लूट लिया जेवरात कैश। गिरिडीह जिला में लूट की घटना घटी है। यहां न सिर्फ एक चिकित्सक को कब्जे में लेकर घर के अंदर लूटपाट की गई, बल्कि चिकित्सक को घायल कर दिया गया। ये घटना जमुआ थाना इलाके के द्वारपहरी की है। घटना उस वक्त घटी जब चिकित्सक हरिंदर मॉर्निंग वॉक कर अपने घर लौटे थे। घटना को लेकर बताया गया कि डॉक्टर हरिंदर का मेडिकल दुकान और मकान द्वारपहरी में है। डॉक्टर हरिंदर हर रोज सुबह में टहलने निकलते हैं। गुरुवार की सुबह भी वे वॉक करने घर से निकले। टहलने के बाद जैसे ही घर लौटे तो वहां पहले से एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक पहुंचे हुए थे। डॉक्टर के पहुंचते ही एक युवक अपराधी ने उनसे दवा की मांग की। दवा मांगते मांगते उक्त युवक डॉक्टर हरिंदर के साथ दुकान सह मकान के अंदर आ गया। फिर बाहर खड़े दोनों अपराधी अंदर आ गए। तीनों ने डॉक्टर को बंधक बनाया, फिर धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल करते हुए नकद राशि के साथ जेवरात की लूट कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जमुआ के प्रभारी थानेदार सह इंस्पेक्टर प्रदीप दास पहुंचे और छानबीन शुरू की। अपराधियों का हुलिया लिया गया, फिर आसपास के सीसीटीवी के फुटेज को चेक किया गया। वहीं एसपी डॉक्टर बिमल के निर्देश पर टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची और अपने स्तर से छानबीन में जुट गई है। ब्राउन शुगर रैकेट का खुलासा, महिला सहित 4 गिरफ्तार। रांची जिला पुलिस ने एक बड़े ड्रग्स पेडलर्स गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पेडलर्स के ठिकाने से नकद सहित कई ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया है। रांची का सुखदेवन नगर इलाका मादक पदार्थों के खरीद बिक्री को लेकर लगातार बदनाम हो रहा है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस इलाके में ड्रग्स पेडलर्स एक्टिव है। इस इलाके में एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रांची सीनियर एसएसपी राकेश रंजन को सूचना मिली थी कि सुखदेवन नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आलोक में पुलिस अधीक्षक नगर रांची के नियंत्रण में पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम एसआईटी का गठन किया गया। इसके बाद एसआईटी द्वारा सुखदेवन नगर स्थित कुम्हार टोली चूना भट्टा के पास टीम के द्वारा अमित सोनी के घर पर विधिवत छापेमारी किया गया। इस दौरान घर में अमित सोनी को पाया और उनके घर के दूसरा तल्ला में कपड़ा के बीच में छिपाकर रखा हुआ ब्राउन शुगर 20.58 ग्राम बरामद किया गया। इसके बाद उनसे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि ये सासाराम के शाहिद नामक व्यक्ति से ब्राउन शुगर लाकर रांची में ऊंचे दाम में बेचते हैं। पूछताछ करने पर अमित के द्वारा बताया गया कि अखिल मेमोरियल गली रातू रोड में अनिकेत कुमार उर्फ सीनू और उसका परिवार के लोग भी घर से ही ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते हैं। इस पर बुधवार की रात्रि करीब 2:30 बजे अनिकेत कुमार उर्फ सीनू के घर में विधिवत छापेमारी किया गया तो घर पर अनिकेत कुमार उर्फ सीनू और उसका भाई सोनू कुमार को घर में पाया गया। इस पर उनको तलाशी में सहयोग के लिए बोलने पर अनीशा कुमारी उर्फ अन्नू उठी और बेड से कंबल को हटाया गया तो बेड में अपने साथ 5,82,000 रुपए ओढ़कर छिपा रखी थी। इसके बाद सभी से पैसा के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि अनीशा कुमारी उर्फ अन्नू भी ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में शामिल है और ये पैसा भी ब्राउन शुगर बेचकर ही जमा किया गया था। महिला सम्मान योजना के 16वीं 17वीं किश्त की राशि जल्द। झारखंड की महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान योजना आज राज्य की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना के माध्यम से हर महीने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक सहारा दिया जाता है ताकि उनका घरेलू बोझ हल्का हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। अभी हाल ही में सरकार ने 15वीं किश्त जारी की थी और उसी के बाद अब महिलाओं में 16वीं और 17वीं किश्त को लेकर एक नई उत्सुकता देखी जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार दोनों किश्तों को मिलाकर महिलाओं को कुल 5,000 रुपए जारी किए जाएंगे। ये राशि 20 दिसंबर तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इसी बीच महिला सम्मान योजना की नई लाभार्थी सूची भी उजागर हो चुकी है, जिसमें जिन महिलाओं का नाम शामिल है उन्हें ये पूरा लाभ मिलेगा। हाल ही में जारी अपडेट के अनुसार महिला सम्मान योजना की नई लाभार्थी सूची में जिन महिलाओं का नाम शामिल है उन्हें इस बार 2 किश्तों का संयुक्त लाभ दिया जा रहा है। यानी जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है उनके खाते में 5,000 ट्रांसफर होने वाले हैं।
सरकार ने 2 महीने तक किश्त नहीं भेजने के कारण अफवाहें उठी कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ये गलत साबित हुआ। दरअसल विभाग ने डीबीटी प्रोसेस और सत्यापन पूरा करने के बाद दोनों किश्तें एक साथ देने का फैसला किया है। लिस्ट में शामिल महिलाओं को 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भुगतान प्राप्त होगा और पहली लिस्ट का फायदा पहले चरण की महिलाओं को दिया जा रहा है। विभागीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि 16वीं और 17वीं इंस्टॉलमेंट का भुगतान 2 चरणों में किया जाएगा। सरकार पहले चरण में उन जिलों को शामिल कर रही है जहां लाभार्थियों का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है। इन महिलाओं के बैंक खाते आधार से जुड़ चुके हैं और डीबीटी स्थिति भी सक्रिय है। पहले चरण में जिन 12 जिलों को पैसे मिलेंगे उनके नाम है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा। इन जिलों की महिलाओं को 15 दिसंबर से राशि भेजी जाएगी और बाकी बचे जिलों की महिलाओं को 20 दिसंबर तक भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। इस बार संयुक्त किश्त मिलने से लाखों महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिश्वतखोरी का आरोप, 108 एम्बुलेंस कर्मियों व एजेंसी के बीच विवाद गहराया। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी और एम्बुलेंस कर्मियों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लगातार सामने आ रहे आरोपों ने आपातकालीन सेवाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि धनबाद के एम्बुलेंस कंट्रोलर ऑफिसर एसीओ तौसीफ आलम द्वारा घूस की मांग की जा रही है। संघ ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी जारी की है जिसमें कथित रूप से 5,000 रुपए की मांग की आवाज सुनाई देती है। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि कई जिलों के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है और जो कर्मचारी रिश्वत नहीं देते उन्हें ड्यूटी से हटा दिया जाता है तथा एम्बुलेंस को जानबूझकर ऑफ रोड कर दिया जाता है। संघ ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कर्मचारियों पर दबाव बनाती हैं बल्कि आपातकालीन सेवा संचालन को भी कमजोर करती हैं, जिससे मरीजों की जिंदगी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इधर धनबाद एसीओ तौसीफ आलम ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घूस नहीं ली है और उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे, बेबुनियाद और साजिशन हैं। मामला संवेदनशील होने के कारण कर्मचारी संगठनों ने प्रशासन से त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग की है ताकि सच सामने आए और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। धनबाद में आरपीएफ ट्रेन की बोगी से 7 कछुए किए जब्त, वन विभाग को सौंपा। धनबाद आरपीएफ पोस्ट की टीम ने गुरुवार को योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी से लावारिश हालत में 7 कछुए बरामद किए हैं। ये कार्यवाही गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि कछुओं की तस्करी गंभीर अपराध है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर वन विभाग ने आश्वस्त किया है कि बरामद कछुओं की समुचित देखभाल की जाएगी और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा। आरपीएफ अधिकारियों ने कहा कि वन्य जीवों की अवैध तस्करी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। सर्वजन पेंशन योजना में रांची के 2,28,000 लाभुकों के खाते में पहुंची दिसंबर की राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के पेंशनधारियों को दिसंबर माह की पेंशन राशि भेज दी गई है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर कुल 2,28,349 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कुल 22,83,49,000 रुपये जारी किए गए। जिला प्रशासन ने बताया कि कुछ लाभुकों को पेंशन इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि उनके बैंक खाते आधार से सीड नहीं है। ऐसे सभी लोगों को जल्द से जल्द अपनी बैंक शाखा में जाकर आधार लिंक कराना जरूरी है। इसके अलावा पेंशन योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए सभी लाभुकों से अपने प्रखंड अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने की भी अपील की गई है। मझगांव में हाथियों के हमले से युवक की मौत, क्षेत्र में दहशत, ग्रामीण सुरक्षा और मुआवजे की कर रहे मांग। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव प्रखंड में गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें जंगली हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान राजू पूर्ति 22 वर्ष, पिता मालो पूर्ति, निवासी ग्राम सादमा साई, पंचायत आसन पाट के रूप में की गई है। घटना ने पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल पैदा कर दिया है।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हाथियों का एक बड़ा झुंड गांव के खेतों में घुस आया। खेतों को नुकसान से बचाने के लिए गांव के कुछ युवक हाथियों को भगाने पहुंचे। इसी दौरान झुंड अचानक पलटकर हमला कर दिया। हड़बड़ी में भागते वक्त राजू पूर्ति फिसलकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता, एक हाथी ने उसे पटक पटक कर कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये दृश्य देखकर अन्य युवक किसी तरह जान बचाकर भागे। ग्रामीणों के मुताबिक हाथियों का ये झुंड कई दिनों से क्षेत्र में घूम रहा था। रात होने पर लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, जबकि खेतों में फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। बार बार की घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। वहीं हादसे के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। उनका कहना है कि झुंड कई दिनों से गांव के आसपास मौजूद था, लेकिन विभाग ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों ने बताया कि राजू पूर्ति मजदूरी कर परिवार चलाता था। उसके 2 छोटे बच्चों और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरी ओर सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची। टीम ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी। विभाग ने ग्रामीणों से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और पीड़ित परिवार को जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम में पिछले कुछ वर्षों से मानव हाथी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों में भोजन, पानी की कमी, प्राकृतिक मार्ग बाधित होना और मानव हस्तक्षेप में वृद्धि इसके प्रमुख कारण हैं। लगातार मॉनिटरिंग के बावजूद घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। सीएम से मिला असम के चाय बागान का प्रतिनिधिमंडल, आदिवासियों की समस्या पर हुई चर्चा। असम के चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। आदिवासी समन्वय समिति भारत असम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को चाय बागान क्षेत्र में बसे झारखंड मूल के आदिवासी समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर गंभीर मुद्दों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि असम सरकार की उदासीनता के कारण आदिवासी परिवार उपेक्षा और पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में झारखंड से मजदूरों को असम ले जाकर बसाया गया था, लेकिन आज भी इन परिवारों को दोयम दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी श्रमिकों के वेतन, भूमि विवाद और सामाजिक पहचान से जुड़े मुद्दे लगातार अनसुलझे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वस्त किया कि झारखंड सरकार आदिवासी समुदाय की पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही एक डेलीगेशन को असम भेजेगी, जो वहां रह रहे आदिवासी समाज की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगा। मुख्यमंत्री ने चाय बागान श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उनके दैनिक वेतन में वृद्धि और भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार सकारात्मक पहल करेगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और झारखंड उन समुदायों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जिन्हें ऐतिहासिक कारणों से आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, झारखंड में बिना नंबर और ट्रैकिंग सिस्टम वाली गाड़ियों से गिट्टी बालू की ढुलाई, करोड़ों के राजस्व का नुकसान। झारखंड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर 6 जिलों की विशेष ऑडिट रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा गया, जिसके बाद प्रधान लेखाकार ने इस विशेष ऑडिट रिपोर्ट की मुख्य बातों को मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने झारखंड के 6 जिलों धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज, चतरा, पलामू और पश्चिम सिंहभूम जिले में वर्ष 2017 से 2022 के बीच माइनर मिनरल, पत्थर और बालू खनन की लेखा परीक्षा नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में सीएजी ने कई गड़बड़ियां पाई हैं, जिससे राज्य को बड़ा राजस्व नुकसान के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधान महालेखाकार ने खुलासा किया कि कैसे बिना नंबर वाली गाड़ी से पत्थरों की ढुलाई की गई और बिना ट्रैकर वाली गाड़ियों का उपयोग किया गया ताकि गड़बड़ी पकड़ में न आए। उन्होंने बताया कि 2017 से 2022 के बीच राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन, पट्टों के आवंटन, नवीकरण और निगरानी में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। कई मामलों में उपायुक्तों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में पट्टों की स्वीकृति दी गई। वन भूमि कर अनियमित खनन पट्टों का आवंटन, पुराने पट्टों का वर्षों तक निष्क्रिय रखना और ई नीलामी प्रक्रिया में भारी देरी जैसी खामियां उजागर पाई गईं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि खनिज ब्लॉकों की नीलामी अत्यंत धीमी रही, जिससे राज्य को बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि लघु खनिजों से होने वाली आय 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में काफी घट गई। 2017-18 में जहां लघु खनिज से 1082.44 करोड़ की आय राज्य को हुई, वहीं 2021-22 में ये घटकर 697.73 करोड़ रह गया। इस वजह से राज्य में लघु खनिज से होने वाली आय का प्रतिशत भी 5.36% घटकर 2.23% रह गया। सीएजी रिपोर्ट में जिम्स पोर्टल के स्वचालन में कमियों, भू निर्देशांकों के अभाव, गलत डेटा प्रविष्टियों और निगरानी प्रणाली की कमजोरी ने अवैध खनन पर नियंत्रण को और कठिन बना दिया है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कई पट्टों में गैर खनन योग्य क्षेत्रों में अवैध उत्खनन किया गया, सुरक्षा अवरोधों और बेंचिंग का पालन नहीं हुआ, सीवा स्तंभ गायब थे और पर्यावरणीय शर्तों का पालन भी नगण्य रहा। बालू घाटों के संचालन में जेएसएमडीसी की विफलता के कारण बड़े पैमाने पर राजस्व हानि दर्ज की गई है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक, तकनीकी और पर्यावरणीय चुनौतियों को स्पष्ट रूप से उजागर करती है, साथ ही बेहतर खनन प्रशासन के लिए आवश्यक सुधारों की ओर संकेत करती है। केंदुआडीही गैस रिसाव मामला, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की टीम ड्रोन के जरिए कर रही है आकलन। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची के जियोलॉजी डिपार्टमेंट की एक टीम ने केंदुआडीही गैस रिसाव वाली जगह का दौरा किया। जियोलॉजी मैनेजर भुवनेश कुमार गुप्ता और उनकी टीम ने इलाके का और उस जगह को मापने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। उन्होंने तापमान भी रिकॉर्ड किया और निकलने वाली गैस की मात्रा की जांच की। केंदुआडीही में गैस रिसाव की घटना को 9 दिन हो गए हैं। वैज्ञानिकों की अलग अलग टीमें रोजाना गैस लीक की स्थिति पर नजर रख रही हैं। फिलहाल स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैनेजर भुवनेश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि अभी मौसम ठंडा है, अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है। उन्होंने बताया कि अगर तापमान सामान्य से ज्यादा होता तो इसका कारण गैस रिसाव हो सकता था। टीम ने इलाके की आबादी और घरों की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। भुवनेश गुप्ता ने कहा कि आज जो प्रक्रिया पूरी हुई है उसे दोहराया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सही आकलन के लिए दूसरी जांच और रिपोर्ट जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी रिपोर्ट तैयार करने में 15 से 20 दिन लगेंगे। इस बीच केंदुआडीही गैस लीक वाली जगह पर जांच प्रक्रिया जारी है। विशेषज्ञ वैज्ञानिक गैस लीक के कारणों का पता लगाने में लगे हुए हैं। 9 दिन बाद भी गैस का स्तर कम होता नहीं दिख रहा है। पार्टी के आदेशों का पालन करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सदस्यों ने केंदुआडीही में गैस रिसाव से प्रभावित इलाके का दौरा किया। उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए केंदुआडीही थाना प्रभारी से मुलाकात की। उन्होंने गैस लीक के लेवल के बारे में निवासियों के घरों पर लगे नोटिस और बीसीसीएल द्वारा जारी किए गए नोटिस भी देखे। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें मदद के लिए हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैस लीक का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। यहां स्थिति बहुत गंभीर है। गैस लीक को रोकने पर ध्यान देने के बजाय बीसीसीएल प्रबंधन लोगों को दूसरी जगह बसाने को प्राथमिकता दे रहा है। ये स्थानीय लोगों के हित में नहीं है। ये लोगों को विस्थापित करने की कोशिश है। रांची निगम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए चला रहा अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर। शहर में 25 जगहों पर अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जहां लोगों को मुफ्त प्राथमिक इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। हर केंद्र पर एक डॉक्टर और उनकी टीम रोज मौजूद रहती है। हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती हैं। उन्हें सुरक्षित मातृत्व से जुड़ी जरूरी बातें भी बताई जाती हैं। 30 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों की मुफ्त जांच की जा रही है। हर महीने के पहले मंगलवार को टीकाकरण दिवस होता है। लोग बड़ी संख्या में आकर टीका लगवा रहे हैं। परिवार नियोजन से जुड़ी सलाह और सामग्री भी दी जा रही है। डॉक्टर और नर्स आसपास के स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और समुदायों में जाकर लोगों को स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक कर रहे हैं। नगर निगम का कहना है कि उसका लक्ष्य है हर नागरिक को आसान और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, ताकि सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जी सकें। आरोग्य मंदिर चल रहे हैं, जहां लोगों को मुफ्त प्राथमिक इलाज और दवाइयां मिल रही हैं। हर केंद्र पर एक डॉक्टर और उनकी टीम रोज मौजूद रहती है। लातेहार में नियमों को ताक पर रख कोयले की ढुलाई, 5 हाईवा व 3 ट्रैक्टर जब्त।
बालूमाथ सीओ बालेश्वर राम के नेतृत्व में गुरुवार को बालूमाथ मुरपा पथ पर बसिया रेलवे ब्रिज के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। करीब 1 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान 5 हाईवा बिना तिरपाल के कोयला ले जाते पकड़े गए। साथ ही 3 ट्रैक्टरों को बिना चालान और बिना गाड़ी नंबर के बालू ढोते पकड़ा गया। सीओ ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया। पकड़े गए ट्रैक्टरों को बालूमाथ थाना को सौंप दिया गया है। साथ ही आगे की कार्यवाही के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचित किया गया है। सीओ ने बताया कि अभियान के दौरान वाहनों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण तथा कोयला ट्रांसपोर्ट के कागजातों की जांच की गई। इन दिनों बालूमाथ अंचल क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण हाईवा व अन्य वाहनों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। रांची के बकरी बाजार में अतिक्रमण अभियान, 25 से अधिक अवैध ढांचे तोड़े। रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने आज बकरी बाजार स्थित निगम धर्मशाला के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। काफी समय से वहां अवैध रूप से बनी अस्थायी दुकानें और झुग्गी झोपड़ियां खड़ी थीं। निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध संरचनाओं को हटाया और पूरी जमीन को खाली कराया। इस कार्रवाई में 25 से ज्यादा अवैध ढांचे तोड़े गए। निगम ने साफ कहा है कि शहर की सार्वजनिक जगहों और निगम की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।